हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एफकेड मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के अंदर क्लास नंबर 6। इससे पहले आपके 5 मैंने पेपर एफकेड के डिस्कस करवा दिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेगा। साथ ही साथ एफकेड की रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड है, उनको भी आप फॉलो करके अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप सबके लिए एक फिरदौसी बैच है। अगर आप में से कोई भी एक टॉपिक सीखना चाहता है तो इस फिरदौसी बैच में आपको सारे के सारे टॉपिक अवेलेबल मिलेंगे, लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज। और ये आपके पास जो बैच होगा, इस बैच के अंदर आपको ए टू जेड आपको अर्थमेटिक के यहाँ पे सारे कंसेप्ट पढ़ाए गए फॉर ऑल दी एग्जाम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए, कोई भी अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं इस बैच में से आप फ्री में अर्थमेटिक यहाँ पे सीख सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं आज की क्लास के अंदर, आज हम एफकेट 2020 का जो पहला पेपर है उसके मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे रीजनिंग सीखना चाहता है तो रीजनिंग के लिए भी आपके लिए प्लेलिस्ट ऐड है, जिसके अंदर कंप्लीट रीजनिंग आपके लिए अवेलेबल है। इसको फॉलो करके आप रीजनिंग का कोई भी चैप्टर यहाँ से सीख सकते हैं। फिर आती है बात हमारे पास एफकेट के कोर्स की। अगर आप एफकेट के लिए सिर्फ मैथ सीखना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग कोर्स भी है, इसको भी आप फॉलो करके आप अपनी एफकेट की मैथ की प्रोग्रेस यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लास्ट में आ जाता है हमारे पास एफकेट के जीके। अगर आप एफकेट के जीके पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, उनका भी लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अंदर सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था, उसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो है, तो इसको आप फॉलो करके अपनी देख सकते हैं कि कौन कौन से एफकेट के क्वेश्चन आए थे और आपको कितने उसमें से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको सब बच्चों को सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि अगर आप प्लेलिस्ट को नहीं चेक किए करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि काफी कंटेंट मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। चाहे आप सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लो, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करो, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सर्ड इंडाइसेस, तो काफी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। इनको फॉलो करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, मान लो हमारे पास ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसी टाइम आप वीडियो को पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम के अंदर कोई भी मेरी वीडियो होगी तो सबसे पहले लिंक आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, इसको फॉलो करके आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहता है तो टेलीग्राम में आपको डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना बलविंदर लाइव ग्रुप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेगा। वहां से आप डाउट अगर कोई पूछना चाहता है वो भी वहां पे सेंड करके पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ए मैन कंप्लीट ए सर्टेन जर्नी बाय कार इफ ही कवर 30% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 60% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अगर आपको याद है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज के माध्यम से डाटा गिवन है तो टोटल डिस्टेंस हम कुछ ना कुछ तो इमेजिन कर सकते हैं। तो जब परसेंटेज की बात करेंगे तो हमेशा टोटल जो भी होगा वो आपका 100 होगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे 100 का बोल दूं कि 30% निकालो तो 100 का 30% 30 होगा। फिर मैं बोलूं 100 का 60% निकालो तो 100 का 60% 60 होगा। तो इसकी कैलकुलेशन करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एवरेज स्पीड की, तो हमें पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस दैट इज 100 किलोमीटर डिवाइड बाय द टोटल टाइम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 30% की, तो अगर 100 का 30% निकालेंगे तो वो 30 किलोमीटर आएगा। और ये वाला 30 किलोमीटर वो 20 की स्पीड से कवर करेगा, तो इसको डिवाइड बाय मैं यहाँ पे 20 करूंगा। अगर किसी को ये नहीं पता तो इस वाले डाटा को साइड में लिख लेते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो मैंने यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमारा 30 किलोमीटर, स्पीड हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आएगा। ऐसे ही मैं इस टाइम को इसके टाइम के साथ ऐड कर लूंगा, उसने बोला है 60%, तो 100 का 60% हमारे पास यहाँ पे 60 होगा, डिवाइड बाय 60 वाली स्पीड, प्लस यहाँ पे देखो 30, यहाँ पे 60, कितना हो गया 90। 90 अगर 100 में से कवर हो गया तो 10 किलोमीटर बच गया। 10 किलोमीटर के लिए वो 10 की स्पीड से अगर कवर करवाएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, 1 आवर। तो मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। बस इसमें एक बात खास ध्यान रखनी है, जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम में आपने गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे तो आपको देखो जीरो से जीरो कटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये कट जाएगा, ये आएगा 3/2, ये भी कट जाएगा हमारे पास, ये आएगा 3/2, ये 3/2 को बोल देंगे हम 1.5, ये भी 1.5, कितना हो गया मेरे पास 3, 3 और 1 कितना हो गया 4।
तो मेरे पास ये डाटा आएगा 100/4। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे तो चलो कट गया हमारे पास, डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन एरर नहीं आएगा तो आपका आंसर सही होगा। बट अगर ये कटिंग नहीं हो तो आपने एलसीएम यहाँ से ध्यान से लेना है, और जिसका एलसीएम यहाँ पे सही होगा उसका आंसर डेफिनेटली सही आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। Two bikes ride in a opposite direction around a circular field starting at the same time from the same point. Biker A ride at a speed of 60 km per hour. Biker B ride at a speed of 14 km per hour. If the track has a diameter of 30 km, after how much time will the two bike meet? तो सबसे पहले अगर हमारे पास सर्कुलर यहाँ पे ऐसे घूमना है, तो सर्कुलर की बाउंड्री के ऊपर अगर चलने की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, विच इज इक्वल टू 2πr। सो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3.14, और 2 इंटू आर करेंगे तो 2 इंटू आर का मतलब डायमीटर। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना कवर करवाना है, डिस्टेंस कवर करवाना है, डायमीटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, डायमीटर गिवन है यहाँ पे 30। तो इतना डिस्टेंस अगर कवर हो गया, मान लो ये वाला पर्सन इधर को जा रहा है, ये वाला पर्सन यहाँ से इधर को जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये यहाँ से चलते चलते ये यहाँ पे आया, और यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आया, तो अगर ये वाला डिस्टेंस कवर हो जाएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये मीट करेंगे। और ये इस बात का खास ध्यान रखें, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन गिवन है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगर ये इधर को जाएगा तो ये इधर से जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हर एक बच्चे को इतना पता होगा कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। तो डिस्टेंस आपके पास कितना गिवन है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 30, और स्पीड हमारे पास यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 16 और यहाँ पे 14, तो दोनों की दोनों यहाँ पे स्पीड ऐड हो जाएंगी। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास टाइम आएगा, ये आपके पास 30 से 30 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 3.14 घंटे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। There are X pen in a shop if person A by 20%, person B by 15% from the remaining, and C by 10% of the remaining pen, then he left 612 pen. Then how much pen initially was? तो जिन बच्चों ने फिरदौसी बैच लगाया है उनको पता है कि इस क्वेश्चन को आपको 3 या 4 तरीकों से मैंने बताया था, और उसमें था एक इनिशियल फाइनल वाला मेथड, उसके थ्रू भी आप इसको फॉलो करके कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको मानना पड़ेगा कि आप इनिशियली भी मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स नंबर ऑफ पेन थे, जिसमें से 20% तो ए के पास है। तो अगर 20% ए के पास है तो 80% डाटा बच गया होगा। उसके बाद जो बचा हुआ डाटा है इसका 15% बी के पास है, तो इसका 15% बी के पास है तो 85% बच गया होगा। और जो बचा हुआ डाटा है उसका सी के पास यहाँ पे 10% है, तो सी के पास 10% है तो उसका 90% डाटा बच गया होगा, क्योंकि अगर 10 के अंदर 90 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो बार बार हमने 100 बनाना है। तो ये डाटा मेरे पास रिमेनिंग आएगा, और रिमेनिंग आपके पास गिवन है यहाँ पे 612। क्लियर? आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और ये आएगा मेरे पास 5। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 17 और ये आएगा मेरे पास 20। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 9 और ये आएगा 10। क्लियर? तो आप इसको यहाँ पे कट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये डाटा मेरे पास ओवरऑल आया। अगर मैं यहाँ पे x की बात करूंगा तो वो आएगा 612 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 से कट करने के बाद हमारे पास ये आएगा 68, और यहाँ पे कट करेंगे तो ये आएगा 4, और ये 4 को आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000। तो इनिशियली आपके पास यहाँ पे कितने पेन होंगे, 1000 होंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। If length of a rectangle is increased by 15%, breadth is decreased by 10%, what will be the impact on the perimeter? तो in case of यहाँ पे परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बस इस बात का खास ध्यान रखें, यहाँ पे पेरीमीटर है, और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, यहाँ पे 2l प्लस बी होता है। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है मेरे पास, l मल्टीप्लाई बाय बी। अगर मल्टीप्लाई के अंदर परसेंटेज में इफेक्ट पड़ेगा तो उसको हम सक्सेसिव बोलते हैं, और अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस के अंदर इफेक्ट पड़ेगा तो उसको हम सक्सेसिव का फॉर्मेट यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो उसको आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लेंथ की बात करूँ तो लेंथ क्या इफेक्ट करेगी, पहले हमें उसको सीखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 15% का मतलब पता है कि 15% क्या होगा, 15/100। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/20। तो 20 के ऊपर अगर 3 नंबर का इंक्रीमेंट होगा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर पहले लेंथ 20 होगी, अब आपके पास 23 हो चुकी है। क्लियर? अगर किसी को ये नहीं पता चला 20 से 23 कैसी हुई है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले लेंथ 100 रही होगी, बाद में 15% अगर बढ़ जाएगी
तो 115 हो चुकी होगी। तो आप इनकी रेशो बनाओगे तो भी आप इसको 20 और 23 बना सकते हैं। क्लियर? आगे लिखा हुआ है कि जो ब्रेड्थ है वो यहाँ पे 10% डिक्रीज हुई है। तो 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 के ऊपर एक नंबर का डिक्रीमेंट का मतलब हो जाएगा कि 10 वाली वैल्यू आपके पास 9 हो चुकी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले ब्रेड्थ 100 होगी और अब आपके पास यहाँ पे 90 हो चुकी है। क्लियर? इसकी रेशो बनाएंगे तो भी आपके पास यही रेशो आने वाली है। और ये मेरे पास यहाँ पे ओल्ड वैल्यू है, ये मेरे पास यहाँ पे न्यू वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पर ओल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग पेरीमीटर को चेक करूंगा तो पेरीमीटर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 2l+b। तो ये 30 इंटू यहाँ पे 2 करेंगे, 30 और 2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा मेरे पास 60। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे 2l+b आ जाएगा। तो 23 के अंदर अगर मैं 9 ऐड करूंगा 32, 32 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 64। तो आप देखोगे यहाँ पे पेरीमीटर में कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर किसके ऊपर, जो पुराने वाला पेरीमीटर था उसके ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आएगा। आप इसको कट करेंगे, ये 5 और 3 टाइम कट जाएगा तो आंसर आएगा इसका 20/3%। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। A person spend 20% on food, 20% of the remaining on charity and 20% of the remaining on house. Left with 576, find the original amount he had. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी आपको जब भी रिमेनिंग वाला पार्ट मिलेगा तो याद करना पड़ेगा आपको कि इसको फॉर्मेट को बोलते हैं सक्सेसिव, जिसको करने के अलग अलग शॉर्टकट भी हैं और आपके पास इनिशियल फाइनल वाला मेथड भी है जो मैंने आपको फिरदौसी बैच में भी करवाए हुए हैं। ठीक है? अभी के लिए जो इनिशियल अमाउंट है आप उसको यहाँ पे x मान सकते हैं, जिसमें से 20% तो फूड वाला ले गया तो बाकी आपके पास 80% बच गया होगा। उसके पास जो बचा हुआ डाटा है इसका 20% चैरिटी पे चला गया तो यहाँ पे 80% डाटा यहाँ पे फिर से बच गया होगा। फिर जो बचा हुआ डाटा है इसका 20% यहाँ पे हाउस के पास चला जाएगा तो यहाँ पे फिर से आपके पास इसका 80% बच जाएगा। और रिमेनिंग डाटा किसके बराबर आएगा, मेरे पास जो बचा हुआ डाटा है इसके बराबर आएगा। क्लियर? सबसे पहले आप सभी बच्चे इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 4/5, यहाँ पे भी आएगा 4/5 और ये भी आएगा 4/5। तो ये 4 को जब आप इससे कट करेंगे तो ये 9 टाइम कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे 1125। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। Two men row boat at a speed of 5 kilometer and 10 kilometer toward each other at the distance of 20 kilometer. Find how far apart in a kilometer all they 1 minute before they collide. तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो काफी बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट है क्वेश्चन इजी। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। हमारे पास यहाँ पे दो बोट है, एक ए है और दूसरी हमारे पास यहाँ पे बी है। ठीक है? और यहाँ पर ए बोट की जो हमारे पास स्पीड है वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बोट की स्पीड है हमारे पास यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और इनके बीच की जो दूरी आपके पास है वो यहाँ पे गिवन है कितनी, 20 किलोमीटर ये आपके पास यहाँ पे गिवन है। और इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे आएगा जब यहाँ पे कहीं पे ये मिलेंगे, उस मिलने से 1 मिनट पहले, उस मिलने से 1 मिनट पहले बी वाला यहाँ पे आया होगा और ए वाला यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। तो वो उस 1 मिनट में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे बोट की बात हो रही है तो वाटर भी तो होगा, क्योंकि वाटर के ऊपर ही बोट चलेगी। तो वाटर की डायरेक्शन मान लेते हैं या तो इधर को रही होगी पहले, या तो हम मान लेते हैं कि पानी की डायरेक्शन इधर को होगी, या फिर इसकी ऑपोजिट आप मान सकते हैं। तो अगर बोट हमारे पास इधर को होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी के साथ साथ बोट चलेगी। और यहाँ पर जो अगर बोट हमारे पास इधर को आएगी, पानी इधर को आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर स्ट्रीम हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग होगी, इसकी रिलेटिव कंसेप्ट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट आपको पता होना चाहिए डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर B+C। तो ये वाली जो बोट है ये 5 के साथ अपने साथ जो है वाटर के साथ वाली स्पीड के साथ चलेगी। और जो ये वाली है अपर स्ट्रीम, ये बोट के अगेंस्ट चलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर बोट जो है वाटर के अगेंस्ट चलेगी तो यहाँ पे माइनस की डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि जो अपर स्ट्रीम होती है वो माइनस में होती है और डाउन स्ट्रीम होती है वो प्लस में होती है। क्लियर? अभी तक तो सिर्फ मैंने यहाँ पे बेसिक वाला फॉर्मेट है वही यहाँ पे आपको बताया। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर अब ये इधर को इस स्पीड से जाएंगे और ये इधर को हमारे पास इस स्पीड से आएंगे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। रिलेटिव स्पीड होती है ऑपोजिटरी डायरेक्शन में ऐड होती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल स्पीड जो ऐड होगी तो हमारे पास पहले वाली स्पीड प्लस दूसरे वाली स्पीड, तो यहाँ पे वाटर वाटर से कट जाएगा
तो इनकी ओवरऑल स्पीड आप डायरेक्ट 15 किलोमीटर पर आवर यहाँ से लगा सकते थे डायरेक्ट, इस बात के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको सी के बारे में पता होना चाहिए कि वाटर के साथ क्या हुआ, वाटर आपस में क्यों कटा। क्लियर? अभी तक मैंने सिर्फ आपको रिलेटिव स्पीड बताई है कि 15 किलोमीटर पर आवर होगी। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, पहले इनका मीटिंग पॉइंट निकालेंगे, फिर इसको वापस भेजेंगे एक एक मिनट, फिर आपकी ये दूरी निकलेगी, क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। बट आप सारे बच्चे सिर्फ मुझे ये बताओ, इतना तो क्लियर है कि 1 मिनट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका मीट पॉइंट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो सिर्फ 1 मिनट वाली होगी। और 1 मिनट में कौन सी दूरी कौन पर्सन ट्रेवल करेंगे, इसी स्पीड से ट्रेवल करेंगे या नहीं करेंगे बताओ। तो सिर्फ यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आएगा। स्पीड मेरे पास है 15 किलोमीटर पर आवर और मल्टीप्लाई बाय टाइम है यहाँ पे 1 मिनट। अगर मैं यहाँ पर मिनट वाले सिस्टम को क्लियर करना चाहता हूँ तो मुझे पता है 1 घंटे के अंदर वो 15 किलोमीटर जाएंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ कि 1 घंटे में अगर 15 किलोमीटर जाने वाले हैं तो 60 मिनट में भी तो 15 किलोमीटर ही जाएंगे फिर। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में, तो आप बोलोगे यहाँ पे 15/60 यहाँ पे किलोमीटर। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको 15/60 कर दूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। मिनट क्यों किया? क्योंकि ये भी डाटा आपके पास मिनट वाला है। क्लियर? अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/4 किलोमीटर कवर करेंगे इस 1 मिनट में। 1/4 किलोमीटर को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो बोल सकते हैं 250 मीटर। तो मतलब 1 मिनट में ये 250 मीटर की दूरी रही होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। यहाँ पर वो बात अलग है कि आप इसको मीट करके इसको वापस भेज के डिस्टेंस निकाल सकते हो, बट इतना भी तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं ना कि इसी स्पीड से 1 मिनट ही गए होंगे, 1 मिनट के बाद मिल जाएंगे। तो इसको मैंने 1 मिनट चला दिया और इसको भी 1 मिनट चला दिया। तो 1 मिनट के अंदर कितना ट्रेवल करेंगे, 250 मीटर। ये 1 मिनट पहले इनकी दूरी रही होगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। A man buy 4 pizza, 3 burger at a rupees of 4500 4500. 4 pizza, 6 burger at a rupees of 6000. Find how much should he pay to buy 1 pizza and 2 burger. ये सिंपली क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ, लीनियर क्वेश्चन आपको नहीं सिर्फ सिंप्लीफाई करनी है यहाँ पे दो वाली, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 4 पिज्जा प्लस 3 बर्गर है, उसको सॉल्व करने के लिए उसके पास 4500 रुपये है। बाद में लिखा गया यहाँ पे 4 पिज्जा और यहाँ पे 6 बर्गर जो हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इनके पास यहाँ पे 6000 रुपये हैं। ठीक है? आप सारे बच्चे सिंप्लीफाई करने से पहले सीधा ही चेक कर लो। अगर मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को माइनस कर दूंगा तो 4 पिज्जा और 4 पिज्जा कट जाएंगे, 6 में से 3 बर्गर कट जाएंगे, तो सीधा सीधा 3 बर्गर की जो कॉस्ट होगी इन दोनों का डिफरेंस आएगी 1500 के बराबर। तो एक बर्गर की कॉस्ट यहाँ पे 500 रुपए रही होगी फिर। और अगर एक बर्गर की कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे 500 है, इसको उठा के या तो पहली में फिल कर दो या दूसरी में। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर फिल कर देता हूँ, 4 पिज्जा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय बर्गर रेट, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4500। तो यहाँ पे 1500 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 4 पिज्जा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 3000 रुपये। तो एक पिज्जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 750। तो उन्होंने पूछा है एक पिज्जा और 2 बर्गर का रेट बताओ। एक पिज्जा तो 750 का हो गया और एक बर्गर आपका यहाँ पे कितने का है, 500 का। तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, 1750। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। A man buy two article of rupees 560. He sell on at a 10% loss, other at 15% profit. Had no profit no loss. Find the cost price of the article. अब सिंपल सी, आप आगे बढ़ने से पहले एक बात समझें कि सबसे पहले तो ये बाय किए उसने। बाय करने का मतलब क्या होगा, ये आपके पास इनका कंबाइन सीपी है। दूसरी बात, वो सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद लिखा है कि एक को 10% प्रॉफिट लॉस के ऊपर बेच दिया, दूसरे को 15% प्रॉफिट के ऊपर बेच दिया। अगर मैं पहले वाले आर्टिकल को ए और दूसरे वाले आर्टिकल को बी मान लूं, तो अगर 10% का इसने लॉस के ऊपर बेचा हुआ है और इसको 15% प्रॉफिट के ऊपर बेचा हुआ है, तो ओवरऑल उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। तो ये तभी मुमकिन होगा जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जितना इसका 10% का लॉस होगा उतना इसके 15% के प्रॉफिट के पैसा बराबर होगा, तभी यहाँ पर आपके पास क्या होगा, नो लॉस और नो प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। सबसे पहले परसेंट से परसेंट और आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी। वी कैन से ए बाई बी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3/2। और जिस वाले पोर्शन को आप यहाँ पे रेशो में भी लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3:2।
और टोटल हमारे पास कितना हो गया 5। बस इस बात को याद रखना, कुछ बच्चों को याद होगा ये मिक्सचर एलिगेशन है। मिक्सचर एलिगेशन के अंदर अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस और यहाँ पे जीरो लिखकर प्रॉफिट लॉस को सॉल्व करूंगा तो नीचे वाली रेशो हमेशा आपके पास सीपी की आती है। ये आपको मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ाया होगा। मान लो आपको ये पार्ट नहीं पता है तो भी आप यहाँ पे रेशो निकाल सकते हैं कि ए के 3 पार्ट बी के 2 पार्ट के बराबर है। टोटल कितना हो गया 5 और 5 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है 560। 5 की वैल्यू अगर आपके पास 560 है, कब आएगा हमारे पास 112 का मल्टीपल? तो इन दोनों को 112 का मल्टीपल कर दोगे तो ये होगा 336 और ये कितना आएगा 224। तो उन्होंने पूछा ईच आर्टिकल, तो ईच आर्टिकल हमारे पास 336 और 224 होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। Divide 6,000 into two parts so that simple interest on the first for the 2 year at 6% per annum may be equal to the simple interest on the second part for 3 year at 8% per annum। तो यहाँ पे आपके पास दोनों पार्ट्स हैं, ये पूछे गए। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास यहाँ पर P1 इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 और यहाँ पे P2 इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 और दोनों का इंटरेस्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे इक्वल। तो मैं इनको इक्वल कर सकता हूँ। सबसे पहले 100 से 100 कट जाएगा, 12 आपके पास 24 से कट जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर P1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2। अब अगर मैं यहाँ पर P1 बाय P2 की रेशो निकालूंगा तो वो आएगी 2:1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ रेशो में P1 P2 की रेशो को 2:1। कुछ बच्चों को याद होगा कि आपके पास अगर ऐसे वाला फॉर्मेट होगा तो आप इसको रिवर्स करके सीधा भी लिख सकते हैं। आपने रेशियो प्रोपोर्शन में ये सीखा भी होगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इन दोनों की रेशियो कंबाइन कितनी होगी 3 और गिवन कितनी आपके पास 6000। तो अगर 3 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 6000 हो, कब आएगा यहाँ पर ये 2000 का मल्टीपल? तो इनको आप यहाँ पे 2000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पार्ट 4000 होगा, दूसरा आपके पास 2000 होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। A cycle start at a speed of 8 km per hour. Second cycle start after 2 hours at a speed of 12 km per hour. Find how much distance must be second cyclist travel. सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास ए, एक पर्सन ये है, दूसरा पर्सन बी है। तो पहले वाले पर्सन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे वाले की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है और ये 2 घंटे के बाद चला। अगर आफ्टर 2 आवर चलेगा तो सिंपल सी बात है कि ये 2 घंटे अकेला भागा होगा। अगर यहाँ पे 2 घंटे वो 8 की स्पीड से अकेला जाएगा तो 16 किलोमीटर वो अकेला ट्रेवल करेगा और उसके बाद ये वाला पर्सन यहाँ से इधर को जाएगा और ये वाला पर्सन जो है ये भी स्टार्ट कर चुका है इस डायरेक्शन में आने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे सेम। और सेम डायरेक्शन के अंदर स्पीड क्या होती है आपको पता होगा, स्पीड होती है हमेशा हमारे पास यहाँ पे माइनस। तो अगर यहाँ पर ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस हम कवर कर दें तो ये वाला पर्सन कहीं ना कहीं आगे जाके इसको पकड़ लेगा, मतलब यहाँ से ये वाली दूरी कवर करेगा और बी वाला हमारे पास ये वाली दूरी कवर करके इसको कहीं ना कहीं पकड़ लेगा और ये वाली दूरी बी वाले को अलग से कवर करनी पड़ेगी। क्लियर? तो सिंपल सा फंडा क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू द टाइम। तो डिस्टेंस तो 16 किलोमीटर ही कवर करना है बट स्पीड कौन सी कवर करेंगे, स्पीड आपकी यहाँ पे माइनस वाली कवर करेंगे और 12 किलोमीटर एक घंटे में, ये वाला एक 8 किलोमीटर एक घंटे में। तो एक घंटे में कम कितना चलेगा 4 किलोमीटर, तो वो आपके पास यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब है 4 घंटे के बाद जो है बी जो है वो ए को पकड़ लेगा। इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बी हमारे पास है वो 4 घंटे लगातार भागा होगा। तो बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल 48 किलोमीटर। उन्होंने सेकंड वाला ही पूछा हुआ है तो सेकंड वाला आपके पास सही उत्तर देकर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। There are total five numbers. The average of the first four number is 26. The average of the last four number is 25. Find the average of difference of the first and last number। देखो ये बिल्कुल ही अलग ढंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफी बच्चों को ये लाइन का मतलब नहीं समझ आया होगा। एवरेज ऑफ डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। हमेशा एवरेज ऑफ सम होता है या फिर एवरेज होता है, कभी भी एवरेज ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं आया हुआ पेपर के अंदर। बट यहाँ पे पूछा गया है तो हमें उसका उपयोग यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होती है मेरे पास, सम डिवाइड बाय नंबर, और सम होता है मेरे पास एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। अगर हमारे पास फर्स्ट फोर नंबर है तो मैं उनका नाम दे देता हूँ यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो चारों का सम क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, नंबर इनटू एवरेज करने के बाद सम आ जाएगा।
6 इंटू 4 करेंगे यहाँ पे 24, तो कैरी चला जाएगा तो ये आएगा मेरे पास 104। क्लियर। उसके बाद आपके पास है लास्ट के 4 नंबर। लास्ट के 4 नंबर कौन से होंगे? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड लास्ट नंबर। इनकी एवरेज है हमारे पास यहाँ पे 25, तो 4 इंटू 25 करेंगे तो इनका सम मेरे पास आएगा 100। मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट ही लगाया और इसके अंदर कोई नया फॉर्मेट नहीं है। क्लियर। सबसे उसके आगे देखो उसने पूछा हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस। तो आपको पता है कि अगर डिफरेंस है तो ये अगर पहला नंबर होगा ये सेकंड नंबर है, तो अगर पहले में से आप सेकंड को बाहर कर दोगे तो बीसीडी और बीसीडी कट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस ई कितना हो जाएगा 104 माइनस 100। तो मैं कह सकता हूं कि a माइनस ई कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब उन्होंने यहाँ पे इनका एवरेज पूछा है, तो हमें पता है एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर, ये तो हर एक बच्चे को पता है। बट एवरेज ऑफ ए डिफरेंस क्या होता है? देखो एवरेज ऑफ ए डिफरेंस यही होता है जो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस है ना, यहाँ पे डिफरेंस का एवरेज निकालने को एवरेज ऑफ डिफरेंस बोल देते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे 2 होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। India borrow a loan from IMF at a rate of 6% for the first 5 year, 8% for the next 5 year, and 10% for the beyond 5 years. If at the end of the 15 years the total amount paid was 144 billion US dollar, find the amount borrow in the billion of US dollar. तो स्टार्टिंग में कितना पैसा उसने बोरो किया था ये पूछा गया है। इनडायरेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये आपसे प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, और प्रिंसिपल हर क्वेश्चन का क्या होता है? 100% होता है। या तो आप इसको 80% करके 100% करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों अप्रोच यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इतना पता होना जरूरी है कि हमारे पास जो भी प्रिंसिपल होगा अगर मैं उसको पी मान लेता हूँ, ठीक है, तो प्रिंसिपल के ऊपर उसने बोला है 6% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। फिर उसने लिखा है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 करेंगे तो दूसरे वाले का इंटरेस्ट आएगा। लास्ट में प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 करेंगे तो तीसरे वाले का इंटरेस्ट आएगा। तीनों का अगर 555 है तो तभी आपके पास 15 ईयर होगा, और ये सभी का क्या आ गया मेरे पास? इंटरेस्ट आ गया। बट उसने टोटल अमाउंट बोल दिया। अब टोटल अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जितना आपने प्रिंसिपल रखा था उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दो तो आपके पास टोटल अमाउंट निकल के आएगा। तो मतलब ये आपके पास इंटरेस्ट आया है 3 पोर्शन का, इसके अंदर अगर मैं प्रिंसिपल को ऐड करूंगा तो आपके पास जो है डाटा वो 144 के बराबर आएगा। इस बात को आपको समझना था। क्लियर। इसमें से अगर मैं यहाँ पे सभी वाले पोर्शन में से सबसे पहले देखो आपको सिंप्लीफाई करना आना जरूरी है। आप इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p प्लस 30% ऑफ p, और यहाँ पे आप इसको लिखेंगे ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 40% ऑफ p, और यहाँ पे आप लिखेंगे इसको ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 50% ऑफ p। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि हमें ऐसा सॉल्व नहीं करना, हमें तो कट कट करके सीधा डायरेक्ट आंसर करना है, वो भी आप डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है। अगर मैं इनमें से बात करूँ तो p और 100 को आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 70, 70 और 20 आ जाएगा आपके पास 120। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 220% ऑफ p इक्वल टू 144। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाली जा सकती है 144 डिवाइड बाय 220, और परसेंट है तो परसेंट का माध्यम से ये 100 आपके पास ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जीरो से जीरो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे 72 और ये हो जाएगा 11, तो आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पे 720/11। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास लगभग ये कट जाएगा 6 के आसपास, फिर आएगा 5 के आसपास और 4 एंड 5, तो इसके आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। द एवरेज ऑफ फादर एंड हिज ट्विन सन इज 28। फाइंड द एज ऑफ द फादर इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड वन सन इज 8:3। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एवरेज का फंडा क्लियर होना चाहिए। एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर, और सम होता है मेरे पास यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो अगर हमारे पास यहाँ पे फादर है और उसके बाद यहाँ पे ट्विन सन है, ट्विन सन का मतलब एक सन होगा तो एक और सन होगा, और इन तीनों का जो सम है वो सम किसके बराबर आएगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय द यहाँ पे नंबर। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 8 इंटू 3 करेंगे 24, तो कैरी चले जाएगा तो ये आएगा 84। तो इन तीनों का सम मेरे पास 84 आएगा। अगर मैं यहाँ पे फादर और सन की बात करूं तो इनकी रेशो आपके पास है 8:3, तो जो दूसरा सन होगा वो भी तो आपके पास सेम ही रेशो लाएगा ना, ट्विन वजह से। ट्विन वजह से सन की रेशो सेम आएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, 3 और हमारे पास यहाँ पे 14। 14 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे इन तीनों के बराबर गिवन है। कब आएगा यहाँ पर 6 का मल्टीपल?
तो उसने पूछा हुआ है एज ऑफ ए फादर फाइंड करनी है, तो इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर एज कितनी रही होगी 48। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। A can do a piece of work in 10 days, A work for 4 days, and B finish the remaining work in 9 days. Together they will finish the work in how many days? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क के अंदर फिरदौसी बैच के अंदर ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूँ तो ए 10 दिन के अंदर काम खत्म कर सकता था, बट उसने सिर्फ 4 दिन काम किया, तो ए के 6 दिन का काम बच गया। जो ए के 6 दिन का काम है वो भी पर्सन 9 दिन के अंदर खत्म करके जाता है, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। और अगर मैं इनकी यहाँ पे टाइम की बात करूंगा, और टाइम किसकी बात कर रहा हूँ, जो रिमेनिंग काम बचा है उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर इनकी टाइम की रेशो मेरे पास ये आएगी, तो एफिशिएंसी की रेशो क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी। और एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया जाने वाला काम, और ए की एफिशिएंसी 3 है, तो अगर 3 एफिशिएंसी से ए पूरे का पूरा काम 10 दिन में खत्म कर सकता था, तो टोटल वर्क आपके पास यहाँ पे 30 रहा होगा। और ये 30 वर्क अब कौन खत्म करना चाहता है, ए और बी दोनों मिलकर, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास यहाँ पे 3 and 2 5, तो इन दोनों को मिलकर यहाँ पे 6 दिन के अंदर ये काम खत्म करने का मौका मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपके पास इसका बी बिल्कुल सही है। बाकी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए आपको फिरदौसी बैच या फिर टाइम एंड वर्क वाला पोर्शन जो है वो सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। A, B complete the work in 10 days, B, C in 15 and C, A in 20 days. Find the individually time taken by them. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर A और B की बात करूंगा तो ये 10 दिन में काम खत्म करते हैं। उसके बाद B और C जो है वो दोनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म करते हैं। फिर आएंगे C और A, ये दोनों मिलकर यहाँ पे 20 दिन में काम खत्म करते हैं। तीनों का अगर मैं एलसीएम की बात करूँ 60 आएगा। 60 को आप 10 से डिवाइड करेंगे 6 एफिशिएंसी, 15 से करेंगे 4, 20 से करेंगे 3। तो अगर मैं यहाँ पे इनको ऐड करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ए बी सी ऐड हो जाएंगे, बट ये दो दो बार ऐड हो रहे हैं। ए आपके पास यहाँ पे 2 बार है, सी भी 2 बार है और बी भी 2 बार है। और इधर एफिशिएंसी भी आप चेक करोगे 6 4 और 3 13, तो 13 की एफिशिएंसी से काम होगा। बट अगर मैं इनको एक एक बार काम करने को यहाँ पे बोल दूंगा तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये 2 वाला इससे डिवाइड करेंगे तो इन तीनों की एफिशिएंसी 6.5 रही होगी। फिर अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि ए का टाइम बताओ, तो आपको पता है वर्क डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी। अगर मैं यहाँ पर बी और सी की एफिशिएंसी की बात करूंगा, वो हमारे पास यहाँ पे कितनी है 4 है, और बी और सी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो ए की एफिशिएंसी 2.5 होगी। आपको यहाँ पे ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, ए का टाइम आएगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 5/2, 5 इससे कट करेंगे तो ये आएगा 24 डेज। क्लियर। फिर भी एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि 24 आ भी रहा है, 5 है यहाँ पे 12 बिल्कुल ठीक आएगा, तो ए का टाइम आएगा 24 डेज। बट अगर मैं पूछूं बी का टाइम बताओ, तो आपको पता है यहाँ पे वर्क तो 60 ही रहेगा ये वाला, इसको डिवाइड करना है बी की एफिशिएंसी से। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे सी और ए की एफिशिएंसी, तो सी और ए की एफिशिएंसी 3 है, मतलब सी और ए की एफिशिएंसी 3 है, तो मैं बी की एफिशिएंसी कितनी रखूं कि हमारे पास 6.5 हो जाए, तो मुझे बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3.5 रखनी पड़ेगी, तो आप इसको 3.5 रखेंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 60/7/2 विच इज इक्वल टू 120/7 डेज। क्लियर। ऐसे में अगर सी की बात करूं तो सी के सी के लिए भी आपको वर्क डिवाइड बाय सी की एफिशिएंसी करना पड़ेगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, 6 में मैं क्या रखूं कि हमारे पास 6.5 हो जाए, तो सी हमें यहाँ पे 0.5 रखना पड़ेगा। इसका मतलब सी को 120 दिन लगेंगे। तो आप इन्हीं को चेक कर सकते हैं, 120 120/7 और हमारे पास 24, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। Two trains start from Pune to Goa toward each other at a speed of 50 and 40 km per hour respectively at the same time. Find at what distance they will meet from Pune if the total distance between the Pune and Goa is 600 km. सबसे पहले पुणे और गोवा की यहाँ पे बीच वाला डिस्टेंस बना लेते हैं, 600 किलोमीटर का रहा होगा। और पुणे वाली जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेन है उसकी स्पीड 50 है, और यहाँ पे इधर वाली स्पीड की हमारे पास बात करेंगे वो हमारे पास है 40। तो सबसे पहले अगर मैं इनका मीट पॉइंट निकालूंगा, मीट पॉइंट कैसे आएगा, मेरे पास डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर कवर करना है, और स्पीड हमारे पास इन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 600/90, 600/90 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इसको कट करेंगे तो इनको 20/3 घंटे लगेंगे। मतलब ये हुआ कि 20/3 घंटे ये वाली ट्रेन इधर को भागेगी और ये ट्रेन इधर को भागेगी, और यहाँ पे इनका मीट पॉइंट होगा। क्लियर। तो 20/3 घंटे के बाद इनका मीट पॉइंट होगा,
उन्होंने पूछा है पुणे से कितनी दूर जाकर यहाँ पर इनका मीट पॉइंट होगा या फिर एक्सीडेंट होगा। तो आपको सिर्फ इस बात का पता होना चाहिए कि टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड करेंगे डिस्टेंस, तो टाइम तो 20/3 ही रहेगा और स्पीड हमारे पास है यहाँ पे पुणे वाला पूछा है तो पुणे वाली स्पीड लेंगे, तो आपका डिस्टेंस आएगा यहाँ पे 1000/3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए सही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। The length of a head of a fish is 12 centimeter. The length of a tail is equal to the head length plus 1/3 of the body length. Find the length of the body if the length of the body is equal to the head length of head plus length of the tail. काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे बॉडी लेंथ है इसको BL लिख लेते हैं और हेड हमारे पास इसको H और टेल हमारे पास यहाँ पे T। और एक कंडीशन आपके पास गिवन है, जो टेल की लेंथ है वो आपके पास गिवन है इक्वल टू दी हेड ऑफ लेंथ प्लस 1/3 ऑफ द बॉडी लेंथ। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आप टी को यहाँ पे फिल कर दो, तो हमारे पास आएगा BL इज इक्वल टू H प्लस 1/3 ऑफ BL। और इसको इधर लेकर जाएंगे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3 ऑफ BL इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ H। 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास बॉडी लेंथ आएगी यहाँ पे थ्राइस ऑफ ए हेड। हेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन थी क्वेश्चन में, तो बॉडी लेंथ कितनी दी होगी यहाँ पे 36 सेंटीमीटर की। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। A purchased a toy in rupees 2400. He paid 1000 in cash and remaining in two equal installment of 840 each per month. Find out the rate of interest of each installment. सबसे पहले आप ये चेक करो, 2400 रुपए का यहाँ पे खर्चा था, 1000 रुपए उसने अगर दे दिया तो बचा कितना होगा 1400 रुपए, जिसके ऊपर ही आपको क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। और आपने खुद चेक किया कि 840 की आपने 2 इंस्टॉलमेंट दे दिए, तो मतलब 1680 रुपए आपने दे दिए होंगे। तो आपने एक्स्ट्रा पैसा कितना दे दिया उनको यहाँ पे 280 रुपए एज ए इंटरेस्ट के मामले में। और हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 280 रुपए आपने अलग से दे दिया और प्रिंसिपल आपके लिए 1400 होगा क्योंकि उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और डिवाइड बाय 100 करेंगे, आर हमें यहाँ पे पता नहीं है। पंगा आएगा टाइम, सर यहाँ पे टाइम कितना होगा, देखो एक एक महीने के लिए आपने 2 इंस्टॉलमेंट दी हैं तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे आप इसको 100 कट करेंगे और इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपसे कट जाएगा तो आर की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगी आपके लिए 10%। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको आज का सेशन ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर और भी आपको एफकैट के ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि PYQ के बेस्ड के ऊपर होंगे और नए तरीके के मॉक टेस्ट भी ऐड किए जाएंगे। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।